नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी यूपी से निकलकर सामने आ रही कि केशव प्रसाद मौर्य का मदरसों पर बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। मीडिया से बातचीत में विवादित बयान दे दिया है। मदरसा आतंक का अड्डा है, केशव प्रसाद मौर्य ने ये बड़ा बयान दिया है। और बयान के बाद से अब सियासी घमासान जो है वो तेज होने के आसार जताए जा रहे हैं। ऐसे में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से रूबरू होते हुए इस दौरान विवादित बयान दे दिया है। मदरसों को लेकर बड़ा और विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मदरसा आतंक का अड्डा है। मदरसा कहीं भी हो, चाहे पाकिस्तान का हो या फिर बांग्लादेश का हो या भारत का, आतंकवादी ही पैदा करता है। और ऐसे में डिप्टी सीएम ने अपने बयान में आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए मदरसों को लेकर ये टिप्पणी की है। और उनके इस बयान के सामने आने के बाद से प्रदेश की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि विपक्ष इस बयान को लेकर सरकार पर हमला बोल सकता है, जबकि विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। फिलहाल राज्य सरकार और इस बयान पर कोई भी अलग आधिकारिक बयान स्पष्ट नहीं किया है। और इसके साथ ही अब यूपी की राजनीति जो है कहीं ना कहीं तेज होते दिखाई दे रही है। केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान किस तरीके से देख रहे हैं, हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर जुड़ चुके हैं रमेश ठाकुर जी, उनसे बातचीत करते हैं कि मदरसे को लेकर इस समय बड़ा बयान दे दिया है केशव प्रसाद मौर्य ने। तो सर, क्या लग रहा है कि यूपी में मदरसे को लेकर ये बयान किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए अनीता, प्रदेश में चुनाव अगले 6-7 महीने के बाद होने हैं और ऐसे में इसी तरीके के जो बयान होते हैं वो माहौल बनाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। बिल्कुल। अगर उनको बयान देना था ये मदरसे आतंकवाद की फैक्ट्री है, सब कुछ है, तो बंद कर दो। पूरे देश में सारे राज्यों में आपकी हुकूमत है, किसने रोका? भाई करनी और कथनी में तो फर्क नहीं होना चाहिए ना, लेकिन आप वो दिखवा देते हो। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अलावा कोई मुझे ऐसा कोई दल बता दो जिस दल से जिसके नेता इस तरीके के बयानात वगैरह देते हों। कभी नहीं दिए हैं। कहने की बात वही है कि भाई अगर आपको लगता है तो आप ये बंद करवाइएगा और बंद होने चाहिए। बिल्कुल बंद तो होने चाहिए, लेकिन सर सवाल तो अब ये भी उठ रहा है कि चुनाव भी है और ऐसे में एम फैक्टर को लेकर इतना बड़ा बयान देना, कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी को भारी पड़ जाए। नहीं, ये बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। ये फैक्टर बहुत बड़ा है और भारी बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति जो रही है 2014 से विशेष तौर पे अगर देखें तो एम फैक्टर के इर्द गिर्द भी घूमती रही है। उनके खिलाफ बयानबाजी, उनको क्रिटिसाइज करना, उनकी बातों को, उनकी शिक्षा को, उनकी रहन सहन को और उनके हर चीज को लेकर भारतीय जनता पार्टी उनको घेरे में लेते हैं। एम फैक्टर और दूसरा पाकिस्तान, ये सब चीजें रही है। मुझे लगता है इससे भारतीय जनता पार्टी को बाहर निकलना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी पार्टी है, लोग जुड़े हुए हैं उसमें। अब देखिएगा ईजीसी का जो मुद्दा है, ब्राह्मण लॉबी को इनको नाराज करने का खामियाजा इन्होंने देख लिया ना उपचुनाव में। और आपका बांकीपुर सीट ऐसी है जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी, वो हार गए। और हराए किसने? सबसे छोटी पार्टी ने। अब उसमें हार के भी माने देखिए, बूथ भी हार गए नितिन नवीन। बिल्कुल। तो ऐसे में सर ये बड़ा संदेश है। बिल्कुल, ऐसे में ये बोल सकते हैं कि बैठे बिठाए विपक्ष को ये नया मुद्दा दे दिया है और विपक्ष जो है अब इसको किसी भी तरह भुनाने से पीछे नहीं हटेगी। अनीता, विपक्ष ने इसको घुमाएगी ना बनाएगी इसको, और ये मुद्दा घूमेगा। बिल्कुल, वो अच्छे से चारों तरफ घूमेगा। जैसे से चुनाव आते रहेंगे और ये सब मुद्दे ऐसे इस तरीके उठते रहेंगे और वो सारे के सारे मुद्दे आपको एम फैक्टर, गाय के इर्द गिर्द, गंगा के इर्द गिर्द और लव जिहाद, फलाना जिहाद, ये जिहाद, हर तरीके के जिहाद अभी सामने आ जाएंगे। मुझे लगता है इसमें जैसे आपने कहा कि बैठे बैठाए विपक्ष को मुद्दा मिल गया, ये विपक्ष का मुद्दा रहा ही नहीं, ये जनता का मुद्दा हो गया। आज की डेट में हर एक व्यक्ति के हाथ में एंड्रॉइड फोन है। सोशल मीडिया के जरिए वो जागरूक है, राजनीतिक तौर पे, पत्रकारिता के तौर पे, सामाजिक के तौर पे, और विवेक ज्ञान हर तरीके को वो अर्जित करता है। और वो फिर इन सब चीजों को देख के खुद से एनालिसिस करता है कि मैं कहाँ पे गलत हूँ और मैं कितना सही हूँ, और पार्टियां कितनी गलत है और कितनी सही बोल रही है, कितना झूठ बोल रही है। तो इसलिए विपक्ष का मुद्दा रहा ही नहीं, ये मुद्दा आम जनता का हो गया। आम जनता अपने से एनालिसिस करेगी, क्या एम फैक्टर से जुड़ा हुआ, मदरसों से जुड़ा हुआ, क्या मदरसे से आतंकवादी वास्तव में निकलते हैं। बिल्कुल,
ठीक है सर, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य के बाद से अब यूपी की राजनीति जो है गर्माती हुई दिखाई दे रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये बयान आने वाले दिनों में प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन सकता है। और अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि इस बयान पर राजनीतिक दल, धार्मिक संगठन और अन्य पक्ष किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं और क्या ये मुद्दा आने वाले दिनों में और अधिक सियासी तूल पकड़ता है। मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। मदरसा बांग्लादेश। वहीं बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों ने राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। 3 दशक से बीजेपी के कब्जे वाली इस सीट पर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा को हराकर पहली बार विधानसभा में प्रवेश किया है। और ये परिणाम ऐसे समय पर आया है जब सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए सरकार 243 सदस्यीय विधानसभा में 201 विधायकों के साथ मजबूत बहुमत से है और सरकार पर किसी तरह की राजनीति जो है खतरे में नहीं है। ऐसे में इसके बावजूद भी इस हार ने बीजेपी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने नई राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है। बांकीपुर सीट नितिन नवीन के राज्यसभा जाने और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से खाली हुई थी। ऐसे में ये उपचुनाव सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी की पहली बड़ी चुनावी परीक्षा माना जा रहा था। पार्टी अपनी पारंपरिक सीट बचाने में असफल रही, जबकि प्रशांत किशोर ने इसे अपनी राजनीतिक स्वीकार्यता का बड़ा संदेश बना दिया है। 2025 के विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी थी, लेकिन प्रशांत किशोर ने लगातार जनसंपर्क अभियान जारी रखा और इस उपचुनाव को उनकी राजनीतिक अग्नि परीक्षा भी माना जा रहा था, जिसमें उन्होंने सफलता हासिल की। विधानसभा में भले ही जनसुराज का केवल एक विधायक होगा, लेकिन प्रशांत किशोर की मौजूदगी उन्हें विपक्ष की राजनीति में प्रभावशाली आवाज बना सकती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस जीत ने सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि महागठबंधन की भी चिंता बढ़ा दी है। प्रशांत किशोर ने चुनाव के दौरान विकास, शिक्षा, रोजगार और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्हें बीजेपी के पारंपरिक अडिग जाति विरोधी वोटों का भी समर्थन मिलने की चर्चा है और यदि वो इस तरह के जन मुद्दों को लेकर सक्रिय रहे तो आने वाले सालों में बिहार की राजनीति में नया समीकरण बन सकता है। उनके विधानसभा एंट्री भविष्य की चुनावी राजनीति को नई दिशा देने वाली घटना भी मानी जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने शानदार जीत दर्ज करके राज्य की राजनीति में नया संदेश दिया है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को 6000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। मतगणना की शुरुआती दौर में आशुतोष तिवारी बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन बाद में राउंड में घनश्याम सिंह ने बढ़त हासिल कर ली और मुकाबला अपने नाम कर लिया। हालांकि इस उपचुनाव के नतीजों से राज्य की बीजेपी सरकार पर कोई भी असर नहीं पड़ा, क्योंकि विधानसभा में उसे स्पष्ट बहुमत हासिल है और इसके बावजूद भी बीजेपी के लिए ये हार राजनीतिक रूप से अहम मानी जा रही है। वहीं कांग्रेस के लिए ये जीत संगठन के भीतर चल रहे मतभेदों के बीच राहत लाई है। उपचुनाव में पहले कांग्रेस में उस समय विवाद गहरा गया था जब पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। इसके बाद से उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह पर बीजेपी से मिलीभगत के आरोप भी लगाए और 2028 के विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने का दावा किया। दतिया सीट 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में गई थी, जबकि राजेंद्र भारती ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को हराया था और बाद में पुराने मामले में सजा मिलने के कारण उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई, जिससे ये सीट खाली हो गई थी और उपचुनाव करना पड़ा। राजेंद्र भारती चुनाव लड़ने के पात्र नहीं थे, जबकि बीजेपी ने भी नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर युवा नेता आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा। ऐसे में कांग्रेस ने अनुभवी नेता और पूर्व विधायक घनश्याम सिंह पर भरोसा जताया। उन्होंने पार्टी के विश्वास को जीतने में जीत भी दिलाई है। ऐसे में ये परिणाम 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले दोनों प्रमुख दलों के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। वहीं सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बता दें कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के खिलाफ दिल्ली पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है।
फैजान का आरोप है कि दीपिका के समर्थन में उन पर पुणे और औरंगाबाद में हमला किया गया था। उन्होंने दावा किया कि इस मामले से जुड़े 2 मुकदमे पहले से दर्ज हैं और उनके पास आरोपों के समर्थन में सबूत भी मौजूद हैं। फैजान अंसारी ने यह भी कहा है कि उन्होंने दिल्ली के पुलिस उपायुक्त को शिकायत सौंपकर अभिजीत दीपिका को तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच करके आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि यदि पुलिस निष्पक्ष जांच करती है तो सच्चाई सामने आ जाएगी। फैजान ने दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस ने समय पर कार्रवाई करके कानूनी व्यवस्था बनाए रखने का काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अभिजीत दीपिका केवल अपनी राजनीतिक और व्यक्तिगत हितों के लिए काम कर रहे हैं और साथ ही लोगों से कांग्रेस जनता पार्टी का समर्थन नहीं करने की भी अपील की है। वहीं अभिजीत दीपिका ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उनका संगठन किसी भी विशेष राजनीतिक दल के पक्ष या फिर विपक्ष में काम नहीं करता है। उनके अनुसार संगठन का उद्देश्य केवल छात्रों और आम लोगों के मुद्दों को उठाना है। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी सरकार के कार्यकाल में छात्रों को समस्या का सामना करना पड़ेगा तो उनका संगठन संबंधित सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा। इसके साथ ही अभिजीत दीपिका का कहना है कि मुख्यमंत्री या फिर शिक्षा मंत्री किसी भी दल का हो, उन्होंने छात्रों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना चाहिए। फिलहाल मामले में पुलिस की ओर से शिकायत के आधार पर आगे की प्रक्रिया जारी है। वहीं यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज योगी सरकार वित्तीय साल 2026 और 27 का अनुपूरक बजट पेश करेगी। ऐसे में माना जा रहा है कि ये बजट करीब 25,000 करोड़ रुपए का हो सकता है, जिसमें युवाओं, किसान, बुनियादी ढांचों और शिक्षा, स्वास्थ्य और जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर विशेष फोकस रहेगा। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना विधानसभा में ये बजट पेश करेंगे। सरकार का दावा है कि अनुपूरक बजट के जरिए चल रही विकास परियोजनाओं को अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलेगी और नई योजनाओं को भी गति दी जाएगी। खास तौर पर युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास, किसानों के लिए कृषि एवं सिंचाई परियोजना और सड़क, पुल, मेडिकल कॉलेज और शिक्षा और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए अतिरिक्त प्रावधान किए जाने की संभावना है। दूसरी ओर विपक्ष इस बजट को लेकर सरकार से कई सवाल पूछने की तैयारी में है। कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं और बिजली संकट और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है। ऐसे में बजट पेश होने के साथ ही सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने के आसार है। प्रदेश की जनता की नजर भी इसी बात पर टिकी हुई है कि सरकार इस अनुपूरक बजट के जरिए किन वर्गों को सबसे बड़ी सौगात देती है और विकास की दिशा में कौन कौन से नए ऐलान किए जाते हैं। वहीं संसद के मानसून सत्र के बीच आज बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आयोजित होगी और ये बैठक सुबह संसद पुस्तकालय भवन के जीएमसी बाल योगी ऑडिटोरियम में होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत एनडीए के वरिष्ठ नेता और सांसद शामिल होंगे। बैठक में संसद के मौजूदा सत्र की रणनीति, सदन में सरकार का एजेंडा और विपक्ष के हमलों का जवाब देने की रूपरेखा पर चर्चा होने की संभावना है। साथ ही सरकार के प्रमुख विधेयक, विभिन्न नीतिगत मुद्दों और संसद में अपने समन्वय पर भी मंथन किया जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि संसद में आगामी दिनों की कार्रवाई को लेकर एनडीए सांसदों की आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। विपक्ष की आक्रामक रणनीति के बीच ये बैठक सरकार के लिए काफी अहम मानी जा रही है। वहीं तमिलनाडु की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। अभिनेता विजय की पार्टी महिला विंग ने डीएमके नेता और उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ पुलिस और राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उदयनिधि स्टालिन ने महिलाओं से लेकर कथित रूप से आपत्तिजनक और वैवाहिक महिलाओं पर विवादित टिप्पणी की है, जिससे महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचा है। डीवीके महिला विंग की मांग है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करके उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं इस शिकायत के बाद से तमिलनाडु की सियासत गर्मा गई है और दोनों दलों के बीच बयानबाजियां अब तेज होने की संभावना है। फिलहाल उदयनिधि स्टालिन या फिर डीएमके की ओर से इस शिकायत पर अधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और अब सभी की नजर पुलिस और राष्ट्रीय महिला आयोग की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल के विरोध में आज प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करने का ऐलान किया। ऐसे में सोमवार को दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये दोपहर 12 बजे करीब 100 समर्थकों के साथ पीएम आवास पहुंचकर जनता की ओर से हस्ताक्षरित याचिकाएं सौंपेंगे। ऐसे में केजरीवाल का आरोप है कि केंद्र सरकार अमेरिका से एथेनॉल आयात के दबाव में E20 पेट्रोल का बढ़ावा दे रही है। उनका दावा है कि सरकार की ये नीति आम लोगों के हित में नहीं है और कई वाहन मालिकों को E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
इसके साथ ही केजरीवाल का कहना है कि सरकार का लगातार E20 पर जोर देना कई बड़े सवाल खड़ा करता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया है कि उन्होंने पिछले महीने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर E20 पेट्रोल से जुड़े चिंताओं पर चर्चा की और समय मांगा था, लेकिन उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला है और इसी कारण उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री आवास जाकर अपनी मांगों और जनता की याचिकाएं सौंपने का फैसला किया। आम आदमी पार्टी के प्रमुख का मांग है कि पार्टी पेट्रोल पंपों पर उपभोक्ताओं को शुद्ध पेट्रोल और E20 पेट्रोल दोनों का विकल्प उपलब्ध कराया जाए। साथ ही E20 पेट्रोल की कीमतों में कमी भी की जाए ताकि उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ ना पड़े। तो वहीं दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार इस मार्च को अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और बिना अनुमति किसी भी जुलूस या फिर प्रदर्शन को रोकने के लिए आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में केजरीवाल के प्रस्तावित मार्च और पुलिस की कार्रवाई पर सभी की नजरें बनी हुई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने भी केजरीवाल पर निशाना साधा है। अब एक सबसे बड़ी बात उठती है, इथेनॉल पेट्रोल से महंगा है ना मनीष? 40-50 रुपए का टैक्स सारे अगर घटा दो तो 50 रुपए के करीब पेट्रोल पड़ता है और टैक्स सारे हटा दो तो 70 रुपए का इथेनॉल पड़ता है। इथेनॉल महंगा है पेट्रोल से। इथेनॉल की माइलेज कम है क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू कम है। ये कह रहे थे इथेनॉल से फॉरेन एक्सचेंज बचती है, वो भी कई लोगों ने आर्टिकल लिख के कैलकुलेशन करके कोई फॉरेन एक्सचेंज नहीं बचती। कह रहे थे इथेनॉल से किसान को फायदा हो रहा, कोई किसान नहीं फायदा हो रहा। इथेनॉल के जहां प्लांट लगे हुए हैं वहां 20-20 किलोमीटर तक सारा पानी बर्बाद हो गया, पोल्यूशन हो गया, सारी जमीन खराब हो गई आसपास की, किसान दुखी हैं उससे। तो अगर इथेनॉल से कोई फायदा नहीं है तो जबरदस्ती क्यों कर रही है सरकार? कोई बता सकता है? ये जो कुछ लोग कह रहे हैं कि गडकरी जी को फायदा पहुंचाने की, मेरे को नहीं लगता मोदी जी को गडकरी के बच्चों में कोई इंटरेस्ट है। मेरे को नहीं लगता कि मोदी जी गडकरी के बच्चों का मुनाफा कराने के लिए ये करवा रहे हैं। अमित शाह के बच्चे होते तो शायद फिर भी मान लेते। गडकरी के बच्चों का मुनाफा कराने के लिए मोदी जी ने इथेनॉल देश के ऊपर थोप दिया, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। मोदी जी और गडकरी में कितनी दोस्ती है ये हम सब जानते हैं। तो मोदी जी पूरे देश में इथेनॉल क्यों थोप रहे हैं बताओ? आज मैं पिछले कुछ दिनों से रिसर्च कर रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। अभी कुछ दिन पहले इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील साइन हुई। उस ट्रेड डील में लिखा हुआ है कि अगले 5 साल में इंडिया को $100 बिलियन का अमेरिका से सामान खरीदना कंपलसरी है। $100 बिलियन का। अब क्या खरीदें? कुछ खरीदने को है नहीं, जबरदस्ती खरीदना पड़ेगा। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल बनाने वाला देश है। दुनिया में सबसे ज्यादा इथेनॉल अमेरिका बनाता है और अमेरिका में खपत नहीं है। हमारे देश में E20 थोप रहे हैं, अमेरिका में E10 से भी कम है और वो भी ऑप्शन मिलती है हर पेट्रोल पंप पे, E10 लेना है कि प्योर पेट्रोल लेना है, ऑप्शन मिलती है। वहां पे E10 है, वहां E20 नहीं है, यहां अब इथेनॉल कहां बेचे अमेरिका? आपको यह जान के ताज्जुब होगा कि 2-3 साल पहले इंडिया जितना इथेनॉल इंपोर्ट करता था, पिछले साल उससे दुगना इंपोर्ट करने लग गया। और अब ये E20 लागू करने के बाद इस साल पिछले साल के मुकाबले 5 गुना इथेनॉल इंपोर्ट किया जाएगा, 5 गुना ज्यादा। और आपको यह जान के और ज्यादा ताज्जुब होगा, ये सारा का सारा इथेनॉल अमेरिका से इंपोर्ट किया जाएगा। देश भर में जनगणना 2027 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार ने विशेष भौगोलिक परिस्थितियों वाले लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फबारी प्रभावित क्षेत्रों के लिए जनगणना की अधिसूचना जारी कर दी है और इस क्षेत्र में 1 सितंबर 2026 से 30 सितंबर 2026 तक जनगणना की प्रक्रिया चलेगी, जबकि 1 से 5 अक्टूबर तक संशोधन दौर पूरा किया जाएगा और बाकी देश में जनगणना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी। और इस बार जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी और नागरिकों को सेल्फ
एन्यूमरेशन यानी कि खुद की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कराने की सुविधा भी मिलेगी। सरकार का कहना है कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और मौसम को देखते हुए इन इलाकों में जनगणना पहले कराई जा रही है ताकि आंकड़ों का सही और समय पर आकलन हो सके। जनगणना 2027 को देश की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना माना जा रहा है और इसमें जातीय जनगणना भी शामिल होगी। वहीं यूक्रेन में बड़े प्रशासनिक फेरबदल के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका में यूक्रेन की राजदूत अलोहा को उनके पद से हटा दिया है और ये फैसला राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी आधिकारिक आदेश के बाद सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक जेलेंस्की पहले पूर्व प्रधानमंत्री अमेरिका को नया राजदूत बनाना चाहते थे, हालांकि उन्होंने ये जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की। इसके बाद से स्टेफनीसी के पद से हटा दिया गया है और उनकी विदाई ऐसे समय पर हुई है जब वो एस्टा रिकवरी एंड मैनेजमेंट एजेंसी से जुड़े कथित अनियमितताओं के मामले में जांच के दायरे में है। हालांकि उन पर अब तक कोई भी औपचारिक आपराधिक आरोप सामने नहीं आया है। ऐसे में माना जा रहा है कि यह फैसला यूक्रेन में चल रहे व्यापक सरकारी फेरबदल और विदेश नीति में बदलाव का हिस्सा हो सकता है। आने वाले दिनों में कई अन्य देशों में तैनात यूक्रेन राजदूतों को भी जिम्मेदारियों में बदलाव हो सकते हैं। वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीति को लेकर बड़ा कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। 25 अमेरिकी राज्यों ने ट्रंप सरकार के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है। राज्यों का आरोप है कि हाल ही में लगाए गए नए आयात शुल्क सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले की भावनाओं के खिलाफ है और इन्हें पुराने टैरिफ को नए रूप से लागू करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मुकदमा यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में दायर किया गया है। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में करीब 60 व्यापारिक समझौते पर नए टैरिफ लगाए थे और इसके पीछे जबरन श्रम से बने उत्पादकों पर रोक लगाने का तर्क भी दिया गया था। वहीं मुकदमा दायर करने वाले राज्यों का कहना है कि राष्ट्रपति ने अपने अधिकारों का दायरा पार कर दिया है और ये कदम कानून के रूप में नहीं है और इस मामले में अदालत की सुनवाई और फैसले पर अमेरिका के साथ साथ वैश्विक बाजार की भी नजरें टिकी हुई है। अमित तिवारी जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं ट्रंप जो है टैरिफ को लेकर क्या फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अमित जी देखिए, ने 424 वाला सेक्शन यूज किया है जिसके अंदर उन्होंने ये दावा किया है कि वो अपने यहाँ जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल, तो ऐसे में ट्रंप पर अब कानूनी शिकंजा भी कसेगा। अमित जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, संपर्क टूट गया है हमारा, एक बार फिर से उनसे संपर्क करते हैं। बता दें कि 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा किया है। ऐसे में नई टैरिफ नीति कानून को चुनौती के घेरे में देखने को मिल रहा है, जिसके बाद से अब कहीं ना कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। टैरिफ के बीच अब ये बड़ा मुकदमा जो है वो निकलकर सामने आया है। 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा ठोका है और इसके बाद से अब सबकी नजरें जो हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। एक बार फिर से ट्रंप जो है कहीं ना कहीं विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा ठोका है, जिसके बाद से अब ट्रंप पर सबकी नजरें हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी नजरें टिकी हुई है। अमित जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि टैरिफ में कहीं ना कहीं ट्रंप जो है खुद ही उलझते जा रहे हैं। अमित जी नमस्कार सभी दर्शकों को। देखिए कि हमने आपके चैनल पे पहले भी बताया था कि जो ट्रंप इस बार ड्यूटी अप्लाई करने की कोशिश किए हैं वो अपने यहाँ लोकल मैन्युफैक्चरर को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं और ये अमेरिका का 1974 का एक आर्टिकल है 304 और 301, उसके हिसाब से वो प्रेसिडेंट के पास पूरा राइट है कि वो अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसका हवाला देखिए, उन्होंने टैरिफ अप्लाई किया है और उन्होंने 60 देशों पे लगाया है, जिसमें बॉर्डर प्रोटेक्टेड एरिया भी है 301 के तहत। तो मुझे लगता है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के फेवर में फैसला करेगा। लेकिन अगर 25 राज्यों को इससे दिक्कत हो रही है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला तो किस साइड देगा, क्योंकि बहुत समय से ये टैरिफ का मुद्दा चल रहा है और नई टैरिफ नीति को अब कानून को चुनौती भी मिल गई है। अमित जी देखिए, ऐसा है कि हाँ, अमेरिका में राष्ट्रपति के पास कुछ स्पेशल पावर होते हैं। तो पहली बार ट्रंप ने बिना कोई पावर और बिना कोई सैंक्शन यूज किए अपने पावर का यूज किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने वाइड कर दिया था कि मतलब आपके पास कोई सोर्स नहीं और आप जानबूझ के टैरिफ लगा के पब्लिक को परेशान कर रहे हैं।
इस बार ट्रंप ने अपने कानून का नहीं, अपने संविधान का उपयोग करके जो उनके स्पेशल राइट है उसका उपयोग किया है और टैरिफ इंट्रोड्यूस किया है। तो उसमें 2 सेक्शन के तहत ये उनके पास पूरा पावर है कि अपने यहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर को वो सपोर्ट कर सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने यूरोप, इंडिया या और एशिया की कुछ कंट्री है और कनाडा है, मैक्सिको है, इसके ऊपर किया है। तो मुझे लगता है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के साइड फैसला करेगी और जो 25 स्टेट है उनको हार का सामना करना पड़ेगा। ठीक है अमित जी, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे में अमेरिका में टैरिफ जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है और 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन पर अब मुकदमा ठोका है और अब सबकी नजरें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। वहीं देश भर में बारिश से आम लोगों का जीवन भी प्रभावित हो रहा है। बिहार और पश्चिम बंगाल में सोमवार को बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई है और 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में बिहार के अलग अलग जिले के 7 और बंगाल के हावड़ा के 4 लोग शामिल हैं। उत्तराखंड के चमोली में भी बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड हुई है और सड़क पर पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिरने से यातायात बाधित हो गया है। इस कारण करीब 200 यात्री फंस गए हैं, जो कि सोमवार रात 9 बजे से रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं। इधर हरियाणा के अंबाला और झज्जर में रात भर बारिश हुई है, इससे सड़कें तालाब बन गई हैं, दुकानों में पानी घुस गया है। यूपी के आगरा में भी रात 1 बजे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। कई जिलों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। वहीं बाराबंकी में 2 घंटे की तेज बारिश से बस स्टॉप पर लगातार पानी भर गया है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जिले में सोमवार को अलग अलग जगहों पर बारिश गिरने से 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और ऐसे में क्षेत्र में लगातार पानी देखने को मिल रहा है। राजस्थान की अगर बात करें तो आज से मानसून कमजोर पड़ने लगा है और मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक प्रदेश में तेज बारिश का अलर्ट नहीं है। हालांकि भरतपुर, जयपुर और बीकानेर संभाग में हल्की सी मध्यम बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में आज से मानसून फिर से सक्रिय हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक प्रदेश में अधिकांश जिलों में हल्की सी मध्यम बारिश होगी और कई जगहों पर भारी बारिश, गरज चमक और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं सोमवार को कुल्लू जिले के निर्मण में भी प्राथमिक पाठशाला को भवन जो है वो भूस्खलन होकर ध्वस्त हो गया। इससे स्कूल के साथ लगातार मकान भी खतरे की जद में आ गए हैं। सेब के 500 पौधे भी तबाह हो गए हैं। ऐसे में सिरमौर जिले में पावट साहिब उपमंडल के बाता में भी नदी पर बना पुराना पुल भी तेज बहाव के कारण टूट गया है। फिलहाल खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए DL 24 भारत। नमस्कार।